नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस क्लास में। तो आज हमारा नया टॉपिक है और हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे संस्कृत के ग्रामर पोर्शन के बहुत से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आप सब बहुत इंजॉय से पढ़ रहे हैं, हमें पता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं, हमने हिंदी में भी पढ़े हैं उपसर्ग कौन कौन से कैसे होते हैं, है ना, कहाँ यूज़ होते हैं, शब्द के मतलब आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं, हमें सभी को पता है। तो मैं संस्कृत में उपसर्ग लेकर आई हूँ। संस्कृत में उपसर्ग कैसे जुड़ते हैं और कैसे उनका नए नए शब्द बनते हैं, ये आज हम इस टेबल में पढ़ेंगे। हमारा जो नया टॉपिक है उसमें आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं आप सभी को पता है कि वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। ठीक है। प्रत्यय के बिल्कुल विपरीत है। प्रत्यय जैसे किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी प्रकार से उपसर्ग भी किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उपसर्ग कुछ कुछ तरह से अव्यय यानी अविकारी शब्द भी कहे जाते हैं, क्योंकि उसके और अधिक हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई और परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये अविकारी शब्द के समान ही होते हैं। अविकारी शब्द नहीं, अविकारी शब्द के समान होते हैं। ठीक है। तो वही उपसर्ग होते हैं और हम पढ़ते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से उपसर्ग है, संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग है, सारे नहीं है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश, शब्दांश क्या होता है? शब्द के अंश। क्या होता है? शब्द के अंश। ठीक है। अंश यानी छोटा भाग, कोई बड़ा शब्द नहीं। उपसर्ग बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं। कई उपसर्ग एक अक्षर के होते हैं, कई एक मात्रा जुड़कर केवल एक अक्षर बन गया। ठीक है। कई दो अक्षरों के जुड़े हुए रहते हैं तो उसे शब्द बोल सकते हैं, इसलिए शब्दांश लिखा गया है, क्योंकि एक या दो अक्षरों तक के ये शब्द होते हैं, इसलिए शब्दांश बोल रहे इन्हें। कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, पूर्व यानी पहले, ठीक है, पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। प्रभावित का मतलब यहाँ पर हम परिवर्तन से भी ले सकते हैं कि परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कि वे शब्द जो किसी शब्द, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, कैसे शब्दांश हुआ? मान लीजिए हमने यहाँ लिखा सत्य। ठीक है। ये तो हो गया एक सत्य, एक शब्द हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके आगे मान लीजिए एक शब्दांश यानी कि एक अक्षर जोड़ देते हैं, वह हो गया अ। ठीक है। तो जैसे ही हमने सत्य के आगे अ जोड़ा तो वो क्या हो गया? असत्य। सत्य का यानी कि सच बोलना, और असत्य यानी सत्य नहीं होना, सच नहीं बोलना, यानी कि वो सत्य नहीं है। तो अ का मतलब क्या हुआ? नहीं। तो प्रत्येक उपसर्ग का कोई ना कोई मीनिंग जरूर है, उसका अर्थ जरूर है। बिना अर्थ का कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। तो जिस प्रकार से शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्यों परिवर्तन करते हैं? क्योंकि उन उपसर्ग का भी कोई पर्टिकुलर अर्थ होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जब इसमें ये उपसर्ग जोड़ा तो ये सत्य असत्य बन गया। इस तरह से पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित यानी कि परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप उपसर्ग और सर्ग शब्द के संयोग से, संयोग का मतलब जुड़ जाना, आपस में मिल जाना। उपसर्ग देखिए, पहले हम उप लगाएंगे, उप क्या है? उपसर्ग। उसके बाद में जो सर्ग शब्द है इसमें इसको जोड़ देंगे, इन दोनों का संयोग कर दिया तो ये एक शब्द बन गया। क्या बन गया? उपसर्ग। ठीक है। अब संस्कृत में 22 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है संस्कृत में? कुल 22। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 22 उपसर्ग का यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को बदलकर, नया शब्द बनाकर, या मूल शब्द, मूल का मतलब होता है जो उसका ओरिजिनल रूप होता है, जो उसका वास्तविक रूप होता है। ठीक है। वास्तविक शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं। मूल का मतलब वास्तविक शब्द। ठीक है।
उसके वास्तविक शब्द के अर्थ में विशेषता पैदा करते हैं, मतलब कि विशेषता कुछ अलग अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे हमने सत्य पढ़ा था, सत्य यानी कि सच, ठीक है। अब अ लगाते ही उसमें परिवर्तन हो गया, कैसे असत्य हो गया, तो क्या विशेषता हो गई कि अब पहले ये सही था, अब ये गलत हो गया है। जो बात सही थी अब वो गलत साबित हो गई है, तो वो विशेषता हो गई है। विशेषता दो प्रकार की होती है, अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ठीक है। हमने विशेषण में पढ़ा था कि विशेषता दो प्रकार की होती है। अब विशेषता पैदा करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। उपसर्ग या अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। कुछ कुछ के होते हैं, कुछ कुछ का नहीं होता है। जैसे प्र, अब प्र लगा दिया तो प्र का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन जरूर कर सकता है, ठीक है। तो क्या है कि जो उपसर्ग होते हैं वे क्या होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको प्रभावित कर देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं, ठीक है। हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे, पूरे के पूरे 22 उपसर्ग देखेंगे, और उन 22 उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं वे भी हमारे सामने आ गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर पहला उपसर्ग क्या है, अ, ये तत्सम है, ठीक है। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से यथावत लिए गए हैं हिंदी में, ठीक है, और तद्भव वे होते हैं जो बोलचाल की भाषा में आए हुए हैं, हिंदी की बोलचाल की भाषा में आए हुए हैं। जैसे हम घी बोलते हैं तो घी क्या है, तद्भव हो गया। अब इसका तत्सम रूप क्या हो गया, घृत, ठीक है। ऐसे ही जब हम दूध बोलते हैं तो दूध क्या हो गया, तद्भव, और संस्कृत का उसका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, दुग्ध, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अ है वो तत्सम शब्द है। अ का मतलब होता है नहीं या अभाव। हमने जब सत्य पढ़ा था तो सत्य यानी सच, और अ लगते ही उसमें क्या हो गया कि सच नहीं है, ये झूठ है, अभाव हो गया, ठीक है। तो इससे अ से देखिए किस प्रकार के शब्द बनेंगे। ज्ञान में अ जोड़ देंगे तो अज्ञान, भाव में अ जोड़ देंगे तो अभाव, मंद, अमंद, अधर्म, अजात, अकाल, अकारण, अथाह। ऐसे शब्द हमें लेने हैं जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है, और अ जुड़ने के बाद में उनके अर्थ में परिवर्तित हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी एक ऐसा ही उल्टा फुल्टा शब्द ले लिया और फिर हम उसमें अ जोड़ के कह रहे हैं कि इसका तो कोई बन नहीं रहा। तो आप ऐसे ही किसी शब्द को नहीं लेंगे, अर्थपूर्ण शब्द को लेंगे, फिर उसमें उपसर्ग लगाएंगे, फिर उसके अर्थ में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब लेते हैं हम अध। अध का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो अधपतन, अधोगति, अधोमुख, ठीक है। फिर है नंबर 3 का हमारा अंतः। अंत का मतलब क्या होता है, अंतःकरण। हमने जब वर्णमाला में वर्ण पढ़े थे तो अंतःस्थ वर्ण थे, यानी कि जो अंदर स्थित होते हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर ही उनकी जो व्यंजन की जो ध्वनि होती है वो अंदर ही स्थित रहती है, तो उन्हें अंदर अंतःस्थ कहते हैं। तो अंत का मतलब क्या हुआ, अंदर, ठीक है, यानी कि भीतर या मध्य, बीच में, है ना। मध्य का मतलब बीच में होता है, ठीक है। अंतःपुर, अंतर्यामी। अब यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे कि बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि ये जो विसर्ग लगे होते हैं, जब दो शब्द जुड़ जाते हैं तो वो र का रूप ले लेते हैं, तो वो रुत्व संधि में आ जाता है, ठीक है। इसलिए अंतर्यामी लिख दिया है, और यहाँ अंतःकरण, ठीक है। अब आता है हमारा उपसर्ग नंबर 4, अमा। अमा का मतलब क्या होता है, पास। अब देखिए, अमात्य, अमावस्या, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। तिरस, तिरस का मतलब होता है तुच्छ। जब तिरस्कार करते हैं किसी का, हम अपमान करते हैं, तो वह आता है तुच्छ में, तो इसके बनते हैं तिरस्कार, तिरोधान, तिरोहित, ये तिरस शब्द से बनता है। अब आता है सत। सत यानी कि अच्छा, ठीक है। सत्कार, सत का मतलब होता है सत्कार, यानी सत्संग, अच्छा संग, सदाचरण, अच्छे आचरण, ठीक है। सदुपदेश, अच्छे उपदेश, सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, सन्मति, अच्छी मति, यानी कि अच्छी, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। सज्जन, यानी कि अच्छे व्यक्ति के लिए सज्जन शब्द आता है। तो इस तरह से जो हम शब्द लेते हैं जिनके आगे हमें उपसर्ग लगाना है, वे शब्द भी अर्थपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी शब्द ले लिया और हमने उपसर्ग लगा दिया, ठीक है। तो ये हुए थे आपके 6 उपसर्ग। अब हम आते हैं उपसर्ग नंबर 7 पर। पहला हमारा आ का मतलब होता है तक, आ जन्म, जन्म तक, ठीक है। या फिर
हम लेते आक्रमण, आक्रमण से, ठीक है। तो देखिए तक या फिर से, उसमें आता है आजन्म यानी जन्म से, है ना। आजन्म यानी कि जब तक जन्म है उसका, जब तक वो जीवन है, ठीक है। आजन्म, आहार, आयात, आघात, आगार, आकर्षण, ये आकर्षण यहाँ नहीं, आकर्षण इधर आ जाएगा, आकर्षण, कर्षण में आ जुड़ जाएगा, आकर्षण। फिर आता है हमारा उपसर्ग नंबर 8 उत, ठीक है। उत का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, महान। जब महानता की बातें आती है तो वहां पर उत उपसर्ग लगता है। तो उत उपसर्ग से देखिए कौन से शब्द बनेंगे, उत्कर्ष, उत्थान, उद्धार, उन्नति, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, इस तरह से ये सारे शब्द बनेंगे। आप इसमें से 4 शब्द भी अगर याद करते हैं, आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसलिए लिखे है कि आपको इसमें से कौन से याद हो रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा दिए गए हैं। अब आता है उप, ठीक है। उप का मतलब होता है सहायक या पास में। उप का मतलब समीप से भी लिया जाता है, हम यहाँ पे समीप भी लिख सकते हैं, समीप, ठीक है। समीप यानी कि पास में, उससे भी ले सकते हैं। एक होता है करीब, करीब भी उप का ही मतलब होता है। उप से देखिए स्थिति, उपस्थिति, उपलक्ष्य, उपकार, उपहास, उपवन, उपनाम, उपांग, इस तरह से ये सारे उप के शब्द बने हुए हैं। दूर, ठीक है। दूर का मतलब होता है वो दूर वाला दूर नहीं होता है, देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बुरा, ठीक है। सु यानी अच्छा, दूर यानी बुरा, ठीक है। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं आपको कि सुयोधन यानी कि अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम पहले सुयोधन था, और वो दुर्योधन कब बन गया कि जब उसने अपने बुरे कार्य शुरू करे, तो उसका सुयोधन का लिखा हुआ है कहीं पर कि सुयोधन था उसका नाम। जो हमने महाभारत पढ़ी थी या देखी है, उस महाभारत में ये था कि दुर्योधन का नाम जो असली था वो सुयोधन था। सु यानी अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके बुरे कर्मों के कारण वो बुरा व्यक्ति बन गया, तो वो दूर हो गया, दुर्योधन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूर यानी क्या होता है, बुरा, कठिन या विपरीत, ठीक है। हम ले सकते हैं दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरावस्था, ठीक है। अब आता है दुस, दुस यानी भी बुरा, कठिन, ठीक है। दुष्कर हो सकता है ये, बुरा, कठिन और विपरीत, दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस, ये इसके शब्द बनेंगे दुस से। और दूर के देखिए र से बने हुए हैं, ठीक है। एक और होता है जैसे जन हम लिखते हैं यहाँ पर, तो जन के आगे हम जब दूर लगा देते हैं तो ये देखिए ऐसे दुर्जन लिखा जाएगा। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं दुर्जन, ठीक है। ये दुर्जन हो गया, दूर, दूर उपसर्ग लग गया, और हमने ये जो र है वो ज के नीचे लगा दिया, दुर्जन यानी कि बुरा व्यक्ति। और दुस से हो गया ये दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस, ठीक है। अब आता है हमारा नी, नी यानी बिना या विशेष, ठीक है। निडर, जो डरता नहीं है, निगम, निवास या निकाय, ठीक है। ये थे हमारे, अब हमें हमारे पूरे 12 उपसर्ग हो चुके हैं। उसमें से देखिए 6 हमने पहले पढ़ लिए। अब हमारा आ, देखिए 6 कौन कौन से हैं, पहले वाले अ पढ़ लिया हमने, अध, अ, अध, अंतः, अमा, तिरस, सत, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी। अब आते हैं हम हमारे उपसर्ग नंबर 13 पे। पहला है ये निर, 13 नंबर कौन सा है, निर। निर का मतलब भी क्या होता है, बिना, और उसके बाद में बाहर, ठीक है, बिना और बाहर, निर, है ना। उसके बाद देखिए हम जब शब्द बनाएंगे तो जो निर है, ये वाला जो आधा है, यानी जो व्यंजन रहित निर है, वो देखिए कहीं कहीं पर, जैसे हमने निरपराध लिखा है, तो निरपराध में क्या होता है, हमने यहाँ लिखा निर प्लस अपराध, ठीक है। अब क्या हुआ कि निरपराध में ये जो अ है ये इसमें आ सकता है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से रूप दिया हुआ है तो ये भी ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं निरपराध, ठीक है, क्योंकि ये जो अ है इस व्यंजन वाले वर्ण में जुड़ गया है, और जैसे ही व्यंजन वाले वर्ण में जुड़ जाता है तो ये पूरा वर्ण अपना एक अक्षर का रूप ले लेता है और इस तरह से बनता है। दूसरा शब्द है इसमें निराकार, निराहार और निरक्षर, ठीक है। अब आता है हमारा
14 नंबर में हमारे पास है प्र, ठीक है। प्र का मतलब होता है आगे और अधिक। देखिए जितने भी उपसर्ग हैं उनके अर्थ है, और अर्थ है इसलिए जो अर्थ युक्त जो शब्द बने हैं, ये जो शब्द थे इनके आगे जुड़कर उन्होंने और उनको या तो विशेष बना दिया है, या उनको प्रभावित कर दिया है, या परिवर्तित कर दिया है, उनके अर्थ में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है हर शब्द में। तो प्र है आगे या अधिक। अब इसमें देखिए क्या शब्द बने, प्रदान, प्रबल, प्रयोग। हम देखिए दान लिखते हैं, बल लिखते हैं, योग लिखते हैं, चार लिखते हैं, साध लिखते हैं और हार लिखते हैं। अब इसके आगे हमने सिर्फ प्र लगा दिया, तो प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसाद और प्रहार, ये शब्द सारे बन गए हैं। अब आता है हमारा परा। परा का मतलब क्या होता है, पीछे या फिर उल्टा, बिल्कुल उसके उल्टा परा का मतलब होता है। इसमें लिखा हुआ विपरीत, ठीक है। और अधिक, अधिक, यहाँ पे ये पूरा शब्द हम लिखेंगे, अधिक, ठीक है। ये हो गया पीछे, विपरीत या अधिक। कैसे, पराजय, ठीक है, परावर्तन, पराविधा और पराकाष्ठा बने शब्द। जय से पराजय बन गया, अवर्तन से परावर्तन बन गया, और विधा से पराविधा बन गया, काष्ठा से पराकाष्ठा बन गया। अब आते हैं हम परि, हमारा 16 नंबर का जो उपसर्ग है उस पर आते हैं। परि का मतलब होता है पूरा। जैसे हम पर्यावरण लिखते हैं, तो पर्यावरण का हम जब टुकड़े करते हैं, ये जो हमने पर्यावरण लिखा, ये देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, पर्यावरण। इस पर्यावरण के जब हमने टुकड़े करे तो क्या बना यहाँ पर, परि प्लस आवरण। क्या, आवरण। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, और परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। उसके चारों ओर से ढका हुआ जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पर यही सूत्र लागू होगा कि परि, ठीक है। परि का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, यानी आसपास का पूरा वातावरण, यानी पूरे जो आवरण होता है, पूरा स्थान, उसको कहते हैं परि। अब परि से देखिए ये शब्द बन गया हमारा, ये आ गया यहीं पर उदाहरण, पर्यावरण, परिपूर्ण, परिवेश और परिश्रम, ठीक है, ये शब्द बनेंगे। अब आता है हमारा नंबर 17 का प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति यानी एक, ठीक है, या फिर उसका बिल्कुल उल्टा विपरीत, है ना, विलोम हो जाएगा प्रति का। एक तो होता है प्रति व्यक्ति, हम कहते हैं प्रति व्यक्ति यानी कि एक एक व्यक्ति, तो वो हो गया एक। और फिर हम कहते हैं कि उसके प्रति, यानी उसके विपरीत है ये, उसके प्रति क्या उसका बिहेवियर है या व्यवहार है, तो उसके विपरीत शब्द आ जाता है। तो प्रति से शब्द बनेंगे प्रतिदिन, ठीक है, दिन दिन, प्रतिदिन। कूल से प्रतिकूल, यानी उसके विपरीत हो गया। अनुकूल यानी कि पक्ष में, और प्रतिकूल यानी कि विपक्ष में, ठीक है। प्रतिहिंसा, हिंसा करी है लेकिन उसके प्रति उसने फिर हिंसा कर दी, उसको भी मारा। एक ने क ने ख को एक चांटा लगाया, तो क ने प्रतिहिंसा करी, ख ने भी क को एक चांटा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आया प्रतिधूप, ठीक है। इस तरह से ये शब्द बनेंगे, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी शब्द बनते हैं, चाहे वे प्रति उपसर्ग से बने, चाहे वे परि उपसर्ग से बने, चाहे वे परा उपसर्ग से बने, किसी से भी, अ से, अधि से, अध से, सत से, दूर से, दूरस्थ से, किसी से भी बनते हैं, लेकिन वे कैसे बनने चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द बनने चाहिए। अब आगे आते हैं हम वी। वी उपसर्ग देखिए, भिन्न। वी का मतलब क्या होता है, भिन्न, या फिर कोई विशेष, या फिर अभाव में। यहाँ हम अभाव लिख सकते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं, अभाव लिखा हुआ ही है। अब देखिए जय, जय में हमने वी लगा दिया, तो ये जो जय थी, यानी कि हम जब जीत गए थे, वो जीत हमारी और विशेष हो गई है, विजय हो गई है। जय का और विजय का मतलब एक ही है, यानी जीत हो गई है, लेकिन वी लगाते ही वो विशेष हो गई है, तो यहाँ विशेष का अर्थ साबित होता है। फिर आता है ज्ञान। ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान है, यानी कि और अच्छा ज्ञान है, ठीक है। देश, देश है और विदेश, यानी कि उसका विपरीत हो गया, ये देश है और दूसरा स्थान है, उसे विदेश कहा जाता है, ठीक है। वियोग और विनाश, यानी कि नाश किया है, लेकिन विनाश का मतलब संपूर्ण विनाश कर दिया, उसको संपूर्ण तरह से नष्ट कर दिया है। अब आता है निस। निस का मतलब होता है रहित या विपरीत, अच्छी तरह से। इस अ को यहाँ लिख देंगे हम, यानी कि अच्छी तरह से। निस का मतलब अच्छी तरह से। निश्चय,
निश्चल, निष्काम और निष्कर्ष। ठीक है, ये जो निस है, इसमें जो ये स है, वह जब हम शब्द बनाएंगे तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब ये वाला श लगता है श्रवण वाला, तो आधा च आ जाएगा। अगर च आता है तो श्रवण वाला श हो जाएगा। अगर छ आता है यानी कि च वर्ग में आता है तो शंकर वाला हो जाएगा, यानी शास चोटी वाला हो जाएगा। और क आता है तो षटकोण वाला हो जाएगा। और देखिए इसमें भी क है, तो आपको श देख कर लगाना है कि जब हमने स, ये वाला स लगा रहे हैं, तो उसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है, उस वर्ग का है, तो उसके साथ कौन सा श लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए निर, प्र, परा, परि, प्रति, वि और निस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमारा है 20वां जो हमारा उपसर्ग है वह है सु। ठीक है, तो सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, और दुर का मतलब क्या होता है, बुरा। तो दुर तो हमने पढ़ लिया, अब आता है हमारा सु। तो सु क्या है, अच्छा या फिर अधिक। हम यहाँ पर श्रेष्ठ ऐसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये श्रेष्ठ हो गया। अब सु से देखिए गंध, सु लगा दिया तो सुगंध हो गई। गति, गति यानी कि कोई उसकी चाल की गति है या फिर कोई जीवन जीने की गति है, तो सु लगाते हैं यानी कि सुगति हो गया। फिर हो गया बोध, बोध यानी कि ज्ञान, और सुबोध यानी अच्छा ज्ञान। यश यानी कि यश उसने वो फेमस हो गया, प्रसिद्ध है, लेकिन सु लगाते ही वो बहुत अच्छा फेमस हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सुमन और स्वच्छ। सु को यहाँ पर जब अच्छे से लगा लिया है, अच्छाई जब आ जाती है, अच्छा में सु लगा देते हैं, तो ये फिर स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा सम उपसर्ग। ठीक है, हमारा 21वां उपसर्ग है सम। सम में देखिए संपूर्ण, सम का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, सारा, या फिर साथ, या फिर अच्छी तरह। ठीक है, अच्छी तरह हो सकता है। तो सम में देखिए हम अनुस्वार का उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो ये म है, ये अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। स ऐसा कैसा रहेगा, तो देखिए संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार और संसार। ये जो सम उपसर्ग है, इसमें म क्या हो जाएगा, म इक्वल टू अनुस्वार। ठीक है, अब आता है हमारा अंतिम उपसर्ग कौन सा है, अन। ठीक है, अन यानी क्या होता है, नहीं या फिर बुरा, है ना। तो अन देखिए यहाँ था, ये हमारा हो गया अनंत, अनादि या अनेक। अनादि आएगा ये। ठीक है, अनादि और अनेक। तो ये आपके, आप कहेंगे कि तो उदाहरण तो हिंदी में है, नहीं, कई इसमें ऐसे बहुत से शब्द, बहुत क्या, सारे के सारे संस्कृत के ये तत्सम शब्द है सारे। तो तत्सम शब्द क्या कहे जाएंगे, संस्कृत के शब्द कहे जाएंगे। तो संस्कृत में भी 22 उपसर्ग है और आपके हिंदी में भी कुल मिलाकर 22 उपसर्ग मुख्य तौर से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा उपसर्ग का टॉपिक। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उपसर्ग बनाते समय हमें अर्थपूर्ण शब्द लेना है, क्योंकि हमारे उपसर्ग भी अर्थपूर्ण है, और अर्थपूर्ण शब्द के साथ जब जुड़ेंगे उपसर्ग तो उसके अर्थ में फिर परिवर्तन होगा। बिना अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ नहीं है, तो उसके अर्थ में क्या परिवर्तन करेगा। बिना क और च ले लिया, तो क और च के साथ आप अ लगाएंगे तो क क च कोई शब्द नहीं बना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कोई अर्थपूर्ण शब्द लेना है और फिर उसके साथ आपको उपसर्ग लगाने हैं, तभी लगेंगे। कई ऐसा नहीं है कि आप योग के साथ में सु लगा रहे हो तो ये सुयोग बन गया। ठीक है, तो योग के साथ में प्र नहीं लगा सकते, प्रयोग वो दूसरा हो जाएगा। या योग के साथ में सम नहीं लगा सकते, समयोग, योग लगा दिया। ठीक है, या फिर योग के साथ में आप परि नहीं लगा सकते हो। हर कोई शब्द के साथ में आप हर कोई उपसर्ग नहीं लगा सकते हो। आपको वही उपसर्ग उन्हीं शब्द के साथ लगाना है जिनके साथ उनका अर्थ बनता है। ठीक है, तो ये हमारे आज उपसर्ग पूरे हुए। आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। फिर से हम नेक्स्ट कक्षा लेकर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।